नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां एक बहुत बड़ी बहुत आम धारणा को चुनौती दी जाएगी। एक ऐसी बात जिसे हम सब शायद सच मानकर ही बड़े हुए हैं। तो सीधा सवाल, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव किस एक लड़ाई ने रखी? अब देखिए, जो नाम सबसे पहले जहन में आता है ना, हो सकता है वो जवाब अधूरा हो या शायद सही हो ही ना। ज्यादातर लोग और हमारी स्कूल की किताबें भी यही कहती हैं कि ये सब शुरू हुआ 1757 की प्लासी की लड़ाई से, है ना? यही सुना है हम सब ने। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली गेम चेंजर, असली टर्निंग पॉइंट इसके ठीक 7 साल बाद आया। एक ऐसी लड़ाई में जिसे अक्सर प्लासी की छाया में उतना महत्व नहीं मिलता। तो फर्क क्या था? देखिए, प्लासी की लड़ाई सच कहें तो एक लड़ाई कम और एक बहुत बड़ी साजिश ज्यादा थी। वो धोखे से जीती गई थी। लेकिन बक्सर, वो एक असली जंग थी। एक ऐसी जीत जो पूरी तरह से सैन्य ताकत और रणनीति के दम पर हासिल की गई थी। और इसी ने अंग्रेजों की सत्ता पर मुहर लगा दी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत होती है एक नवाब के स्वाभिमान से। एक ऐसा नवाब जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली बनने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हुआ ये कि प्लासी के बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। उन्हें लगा चलो ये तो अपना आदमी है, जैसा कहेंगे वैसा करेगा। पर उनकी सोच बिल्कुल गलत निकली। मीर कासिम एक बहुत ही होशियार और आजाद ख्यालों वाला शासक था। मीर कासिम ने आते ही कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कंपनी के होश उड़ गए। पहला, उसने अपनी राजधानी ही बदल दी। मुर्शिदाबाद से सीधा मुंगेर ले गया ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों से एक दूरी बन सके। दूसरा, उसने अपनी फौज को मॉडर्न यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और तीसरा, जो सबसे बड़ा दांव था, उसने सारे लोकल ट्रेड टैक्स खत्म कर दिए। इससे कंपनी को जो खास फायदा मिल रहा था वो खत्म हो गया। अब सब बराबर थे। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में एक चीज थी, दस्तक। ये दस्तक क्या था? ये समझिए कि एक तरह का गोल्डन पास था, एक टैक्स फ्री परमिट जो मुगल बादशाह ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। मतलब कंपनी बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए अपना सामान इधर से उधर कर सकती थी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि कंपनी के अफसर इसका मिसयूज कर रहे थे। वो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इस दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे बंगाल के खजाने को चूना लग रहा था और लोकल व्यापारी बर्बाद हो रहे थे। अब मीर कासिम ने जब सबके लिए टैक्स माफ कर दिया तो कंपनी की ये मोनोपोली, ये खास फायदा खत्म हो गया। बस यहीं से टकराव होना तय हो गया था। तो जाहिर है कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मीर कासिम को बंगाल से निकाल बाहर किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो असली कहानी की, बक्सर की लड़ाई की जमीन तैयार हो रही थी। बंगाल से निकलकर मीर कासिम सीधा पहुंचा अवध। पर वो कोई हारा हुआ इंसान नहीं था। उसने वहां पहुंचकर हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उस दौर की 2 सबसे बड़ी शक्तियों को अपने साथ मिलाया और एक महागठबंधन तैयार कर लिया। तो अब देखिए मैदान में कौन कौन था। एक तरफ ये जबरदस्त गठबंधन, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और सबसे बड़ा नाम खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मतलब कागज पर देखें तो उस वक्त की सबसे ताकतवर फौज। और उनके सामने कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी फौज। और जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के मैदान में कंपनी की छोटी सी सेना ने इस महागठबंधन को बुरी तरह हरा दिया। और ये जीत प्लासी की तरह किसी धोखे या साजिश से नहीं मिली थी। ये थी प्योर मिलिट्री स्किल और स्ट्रैटेजी की जीत। इस एक जीत ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं उस संधि की, उस ट्रीटी की जो इस लड़ाई के बाद हुई, क्योंकि असली खेल तो वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, इस संधि को समझने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, दीवानी। दीवानी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी भी इलाके से टैक्स यानी राजस्व वसूलने का लीगल राइट, कानूनी हक। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये ताकत और कंट्रोल की बात थी। और कंपनी के लिए यही असली जैकपॉट था। तो लड़ाई के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में एक संधि की। और इस संधि में क्या तय हुआ?
बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा मतलब भारत के सबसे अमीर सूबों की दीवानी के अधिकार कंपनी को दे दिए। और बदले में कंपनी ने बादशाह को क्या दिया? सिर्फ 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन। इसी संधि का दूसरा हिस्सा हुआ अवध के नवाब के साथ। नवाब शुजा-उद-दौला को लड़ाई के हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने पड़े। और इतना ही नहीं, चुनार का जो स्ट्रैटेजिक किला था वो भी उनसे ले लिया गया। मतलब अवध भी अब काफी हद तक कंपनी के रहमो करम पर आ गया था। तो इन सब का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई और उसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। उनका किरदार ही बदल गया। सोचिए, दीवानी के अधिकार हाथ में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो व्यापारी से शासक बन गए। वो भारत के सबसे अमीर प्रांतों के असल मालिक बन बैठे थे। क्यों? क्योंकि जहां से पैसा आता है, जो रेवेन्यू है, वो अब सीधे सीधे उनके कंट्रोल में था। और इसी दीवानी के हक का इस्तेमाल करके रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक बहुत ही शातिर सिस्टम लागू किया, जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन। बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। मतलब पैसा वसूलने की ताकत वो तो कंपनी के पास थी, और प्रशासन चलाने की, लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी वो थी नवाब के पास। लेकिन नवाब के पास कोई ताकत या पैसा नहीं था। नतीजा क्या हुआ? पावर बिना जिम्मेदारी के। और इसी ने बंगाल को आर्थिक तौर पर निचोड़ कर रख दिया। तो एक बार पूरी टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिश ताकत के लिए दरवाजा खोला। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने साबित कर दिया कि वो मिलिट्री के लिहाज से बेस्ट है। 1765 की संधि ने उनके शासन को एक कानूनी शक्ल दे दी। और फिर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ने उनके इकोनॉमिक कंट्रोल को सीमेंट कर दिया। यही था भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का पूरा ब्लूप्रिंट। इस पूरी बात को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि प्लासी की लड़ाई ने तो सिर्फ बंगाल का दरवाजा खोला था, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने तो अंग्रेजों के हाथ में पूरे घर की चाबियां थमा दी थी। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, मतलब उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर कंपनी को नहीं रोक पाईं, तो फिर कौन रोक सकता था? शायद कोई नहीं। इस एक जीत ने आने वाले लगभग 200 सालों के लिए भारत के भविष्य का रास्ता तय कर दिया था।